हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं विजन का जो लास्ट गाइस मई का हमारा 2023 का गाइस हमारा इकॉनमी का सेक्शन है उसका गाइस आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम सारा ही वीडियो मटेरियल जो भी हमारा है कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक्स जो दूसरे बचे हुए टॉपिक्स पढ़े हुए थे। तो गाइस जिसका जो 10th टॉपिक है वो है आपका इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। दो आपको फंड समझने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। एक इन्वेस्टर सर्विसेज फंड होता है, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। देखो, सेबी ही इसके साथ आया है कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाई जाए मेनली फॉर योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और एक आपका इन्वेस्टर सर्विसेज फंड। एक आईपीएफ है, एक आईएसएफ है, जिसको कि मेंटेन किया जाता है बाय सेबी, बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर क्या किया था, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा के अनाउंसमेंट की थी कि एग्जामिन किया जाए कि जितने भी इंडिया के इन्वेस्टर हैं उसको कितना प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस हो और उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी अवेयरनेस को उनको बताया जाए खुले तौर पे रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, फ्रॉड्स इन्वेस्टर्स के साथ कैसे हो सकते हैं, अगर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की जा रही है या मार्केट मैनिपुलेशंस किस तरह से होती है, इस बारे में इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत है। इसी कंटेक्स्ट में सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाए आईपीएफ और आईएसएफ का। देखो, आईपीएफ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, इसको इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट को बनाया। आप देखो, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं इस एक्सचेंज में। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को तैयार किया जा रहा है। तो जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, वो एक इस्टेब्लिश करेंगी आईपीएफ को, और जितने भी आईपीएफ हैं स्टॉक एक्सचेंज के, डिपॉजिटरीज के, शेल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट, जिसको इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया जा रहा है। आईपीएफ ट्रस्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज का, डिपॉजिटरीज जो है, उसमें 5 आपके ट्रस्टीज़ हैं। 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होंगे, एक सेबी का रिकॉग्नाइज इन्वेस्टर जो होगा, एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, सीआरओ होगा या कंप्लायंस ऑफिसर होगा, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर होगा। इनका जो मैक्सिमम टेन्योर ट्रस्टी का होगा, एक्सक्लूडिंग सीआरओ और सीओ, सभी का बाकी जब क्या आपके चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स हों, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेबी हो, सबका क्या रहेगा मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड आया डिपॉजिटरीज, है ना, आपने पढ़ा कि भाई ये भी एक पार्ट होते हैं इसका। तो डिपॉजिटरी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो आपके बिजनेसेस की, इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपके बाइंग एंड सेलिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो अब यहाँ ना सेग्रीगेटेड फंड्स के बारे में भी दे रखा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज है, वो जो फंड्स होंगे आईपीएफ के अंदर, उसको सेग्रीगेट करा जाएगा, उसकी लाइबिलिटीज़ को देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा उसको हाफ ईयरली बेसिस पे ना, रिव्यू करके उसकी एडिक्वेसी को दिखाया जाएगा, उसके कॉर्पस को चेक किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ना कंट्रीब्यूशन भी बता रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज में आईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है 1% ऑफ लिस्टिंग फ़ी रिसीव्ड। इस तरह से ये आपका यूटिलाइजेशन होगा, इन्वेस्टर को एजुकेट करना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, लेजिटिमेट क्लेम्स, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा होगा। तो ये होता है आईपीएफ। आईएसएफ जो है आपका, जिसको आप इन्वेस्टर सर्विसेज फंड कह रहे हो, इसका एम ये है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देना इन्वेस्टिंग पब्लिक में, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन देना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना। तो जो फंडिंग है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेल सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ लिस्टिंग फीस देगा रिसीव फॉर आईएसएफ। सर्विसेज वगैरह जो इन्वेस्टिंग है ना पब्लिक के लिए देनी है, सुपरविजन करना आईएसएफ का, है ना, विद द रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी। जो रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी है, इसमें वन ऑफ द 7 कमेटीज़ हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की। इसको स्पेसिफिकली करा होगा स्टॉक एक्सचेंज में, क्लियर कॉरपोरेशंस में। समझने की ज़रूरत ये है कि जो ये आईएसएफ है, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड जो है, जिसमें आप कह रहे हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज को इन्वेस्ट करना, पब्लिक के लिए इन्वेस्टर को एजुकेट करना, ये सब इसमें किया जा रहा है। अब इसमें करना क्या है, इसके फंड को यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो यूटिलाइजेशन के लिए लिखा हुआ है कि ना देखो, एक तो ये इन्वेस्टर के एजुकेशन को प्रमोट करेगा, उसको अवेयरनेस दिखाएगा। 50% जो इसका एटलीस्ट कॉर्पस होगा वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में स्पेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो आर्बिट्रेटर्स की होगी वो अलग से उसमें होगी। ठीक है, यूटिलाइज़ किया जाएगा इसी आईएसएफ से ही। तो ट्रांसफ़र ऑफ अनयूटिलाइज जो आपके आईपीएफ थे, आईएसएफ थे, जितने भी ये सारे के सारे थे, उसको एग्जिट किया जा रहा है, वुंड ऑफ किया जा रहा है ना।
तो बैलेंस जो इनका बचेगा, जो अनयूटिलाइज रह जाएगा, वो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी में डाल दिया जाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को, जो भी फंड आईपीएफ और आईएसएफ का होगा, वो फंड सारा का सारा जो अनयूटिलाइज रह जाएगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके आईपीएफ में, आईपीईएफ में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के अंदर। ठीक है, तो देखो अब रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो सभी लोगों ना बहुत ज़रूरी है कि फिनेंशियली अवेयर हों, इंस्टीट्यूशनली प्रोटेक्टेड हों, इन्वेस्टर्स हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा ना एक बहुत बड़ा इस वक्त ज़रूरी है कि फिनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत ज़रूरत है। आईपीएफ के लिए ये ध्यान रखना, सेबी ने बनाया, एस्टैब्लिश किया 2007 में इसको। ठीक है, इसमें यही होता है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस को प्रमोट करना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द मिडिल क्लास इन इंडियन इकोनॉमी। देखो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियलाइज द कंट्रीज इकोनॉमिक एम्बिशंस, लार्ज एक्सपेंडिंग है, आप प्रॉस्पेरस होना चाहते हो, आप चाहते हो जेन्युइन मिडिल क्लास जो है वो प्रॉस्पेरस होता चला जाए। समझने की ज़रूरत ये है आपको कि मिडिल क्लास होते कौन हैं, इंडिया के अंदर मिडिल क्लास कौन है। तो सिंपली आप मान लो जिनका भी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन बिटवीन दी वर्किंग एंड अपर क्लासेस के बीच में आता है, उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनका भी ऑक्यूपेशन या सोशो इकोनॉमिक पोजीशन वर्किंग क्लास और अपर क्लास के बीच में आती है, तो उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं। अब हाउ मैनी पीपल लाई इन दिस ब्रैकेट? तो 31% जो इंडिया के पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास का पार्ट है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, मिडिल क्लास होल्ड्स अबाउट ए क्वार्टर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। ठीक है, अब 1991 से ही मिडिल क्लास का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली पहले क्या होता था, मिडिल क्लास 1990 के टाइम तक सिर्फ लेस देन 1% थी। 1991 के रिफॉर्म के बाद बहुत बड़ा चेंज जो ये आया है कि मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब किसी भी कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो वो मिडिल क्लास ही है जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में आगे रहती है। 70% सोचो आपको जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो मिडिल क्लास से आ रही है। ठीक है, इनकी डिमांड, उनके ड्यूरेबल हाउसिंग, उनके शॉपिंग मॉल्स, कौन जाता है? कौन जा रहा है? मिडिल क्लास जा रहा है। टैक्स का कंट्रीब्यूशन 79% है। सेविंग इनकी बहुत होती है, एक्सपेंडिचर भी करते हैं ये, ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना, तो ये किसके अमंग ज़्यादा है? मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के अंदर ज़्यादा है। वर्चुअस साइकिल होती है इनकी वजह से। वंस द साइज ऑफ मिडिल क्लास आपके थ्रेशोल्ड साइज में चला जाता है तो वर्चुअस साइकिल इज़ इनिशिएटेड। बिगर मिडिल क्लास स्पेंड करेगी, हायर बिजनेस प्रॉफिट होंगे तो सेविंग होगी, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट तो हाई ग्रोथ। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आपके वो शुरू होने लग जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वंस द मिडिल क्लास एक अपने ब्रैकेट में, वर्चुअस साइकिल के ब्रैकेट में आगे बढ़ती जाती है, दैट लीड्स टू हाई बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट लीड्स टू सेविंग्स एंड देन सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। ये सारा साइमल्टेनियसली चलता चला जाता है। लेकिन हमारी ही कंट्री में मिडिल क्लास के साथ चैलेंजेस क्या हैं? तो वेरी फर्स्ट चैलेंज इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, फास्टर देन इनकम। ये बहुत ज़्यादा इमिटेट जो बिहेवियर है ना रिच पीयर्स का, हम करने की जो मिडिल क्लास कोशिश करती है, इस इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। डेट बर्डन देखो, मतलब आप सोचो, मैंने ऐसे लोग कितने देखे हैं कि सैलरीज इन्हांस होएगी मिडिल क्लासेस की, चलो जी लोन पे फटाफट लोन ले लिया लग्जरी लाइफ करने के लिए। तो इससे क्या होता है, स्टीप इन्फ्लेशन की वजह से इनकी परचेजिंग पावर इरोड हो जाती है। वाइड स्प्रेड इनफॉर्मल सेक्टर है, 90% की एम्प्लॉयमेंट सोचो आप, कहाँ से पैसा आ रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर से। और वैल्यू एडेड इकॉनमी के लिए खाली आप थर्ड वैल्यू दिखा रहे हो। कंट्रीब्यूशन बेनिफिट गैप है, परसेप्शन है अमंग मिडिल क्लास की कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इज मच मोर देन द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। ये एक बड़ी इनको रहती है चिंता कि यार हम इतना दे रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है। लिमिटेड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी, अपने करने के लिए बैरियर्स हैं इनके साथ, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जिनकी इनकी मोबिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे जी, वो जा ही नहीं पा रहे हायर मिडिल क्लास लग्जरी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अब रोड्स अहेड टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो पहला है आप अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करिए, अफोर्डेबल बनाओ, एफिशिएंट बनाओ। दिल्ली में मेट्रो है, हर जगह पर आप कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जहाँ पर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, लेजर एक्टिविटीज़ अच्छी हो, रिक्रिएशन, शॉपिंग वगैरह अच्छी होती चली जाए।
फॉर्मल इकॉनमी को इन्हांस करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों सुधरेगा। माइक्रो लेवल पे लोगों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, दैट लीड्स टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ध्यान से सुनना इस बात को। और मैक्रो लेवल पर अगर आप एग्रीगेट हाउस होल्ड कंजम्पशन करोगे, राइज हो जाएगी ना, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी लोकल एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो इशू है, जैसे कि आपका गैप आ जाते थे, शॉर्टेजेस इन द सप्लाई, सबकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। एजुकेशन का सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ का सपोर्ट मिलेगा, है ना। टैक्स का जो आपका ब्रैकेट क्रीप जिसे कहते हो वो एलिमिनेट होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय ब्रैकेट क्रीप? ब्रैकेट क्रीप का मतलब है इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स रेट में बढ़ना, जो आपको पता है डेफिनेटली मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। अभी आपने देखा बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में कितना बुरा हाल हुआ, बहुत बुरी तरह रेलवे एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों की डेथ भी हुई। तो इश्यूज़ ऑफ रेलवे सेफ्टी इन इंडिया एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। तो सबसे बड़ा जो इशू था इस रेलवे सेफ्टी इन इंडिया में, फिनेंस रिलेटेड अगर हम बात करें, तो मार्च 2023 में लिमिटेड एक्सपेंडिचर किया आपने अपनी सेफ्टी के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, नॉट वंस हैड द अंडर फंडिंग के बारे में बात ही नहीं हुई, स्पेंड पूरी तरह से हुई नहीं। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के बारे में कुछ हुआ ही नहीं, स्पेंड पूरी तरह से आपने करा ही नहीं। एनुअल फंडिंग होती भी है तो फिर उसमें कुछ निकल के ही नहीं आया आपका। और आप कहने को 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हो वर्ल्ड में भाई, आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया, और इतना बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा देखो चारों तरफ हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई। डिटोरिएशन ऑफ योर ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस। ट्रैफिक अर्निंग जो होती है ना, उसमें जो भी आपका वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं उसकी रेशो को कहते हैं ऑपरेटिंग रेशो। जैसे इंडियन रेलवे का 107.4 था 2021-22 में। इसका मतलब ये है कि 107 स्पेंड किए जा रहे हैं ताकि 100 रुपये ट्रैफिक ऑपरेशंस में अर्न हो पाएँ। दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशो। लिमिट स्पेंडिंग है, कैपेसिटी अपग्रेडेशन, ये सब की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत तो आपको पता ही है, डिरेलमेंट कैग बैठाया गया था, 69% रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं ओवर अ 4 ईयर पीरियड। सोचो कितना गलत बात है। ट्रैक डिफेक्ट्स हो जाना, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस इश्यूज आ जाना, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक रिन्यूएबल्स की प्रॉब्लम्स आना। CRS एक बॉडी है, इसीलिए लखनऊ हेडक्वार्टर्स है इसके, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आते हैं। इसका काम है ये रैशनल चेक करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, टू कीप द CRS इंसुलेटेड। ठीक है, तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक रिन्यूअल। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो रेल पैसेंजर्स हैं, जो रेलवेज को यूज़ करते हैं टू कम्यूट डेली, वो जनरल कोचेस का इस्तेमाल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट टू सिग्निफिकेंटली टच में, मॉडर्नाइजेशन एफर्ट लगाएं। ट्रैक्स का कंजेशन है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर रेलवे ट्रंक्स जो आपके रूट्स हैं वो 125% एक्सीड करना। ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की प्रॉब्लम्स आना, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ क्रिएट होना, सेफ्टी नॉर्म्स ना मिल पाना, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा ना होना, इंक्वायरी बहुत डिले हो जाना। टॉप डाउन अप्रोचेस की दिक्कत है कि जो फील्ड पे इंस्पेक्शन हो रही है, मैकेनिज्म वेरियस लेवल पर हो रहा है, उसका कंप्लायंस जो लेवल जो है वो उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। हायर अथॉरिटीज़ का डिविएशन हो जाती है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि ठीक से नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की भी दिक्कत है। काकोडकर कमेटी याद रखना, इसने बहुत बताया कि बहुत इस इशू को उठाया है। वैकेंसीज़ की दिक्कत है, 3.12 लाख नॉन गेजेटेड पोस्ट पे वैकेंसी ही नहीं है, मतलब वैकेंसी होने के बाद लोगों को हायर नहीं करा जा रहा है। अनस्किल्ड अनट्रेंड स्टाफ आपके यहाँ है, 40 से 55 एक्सीडेंट्स 40 में देखते हो तो तुम्हें आपका सारा स्किल डेफिसिट नज़र आता है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को जो रख लेते हो आप, ओवरवर्कड पायलट्स हैं, लोको पायलट्स इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर चुके होते हैं कि बस कैसे होगा। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर दैट लीड्स टू लोको पायलट, इतना ज़्यादा उनको घुसाए रखा है अपने काम में। तो कुछ तो स्टेप्स लो, स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है। ड्रास्टिकली डिक्लाइन करो अपना ये जो इतना बुरा हाल कर रखा है इसको कम करो। इसीलिए राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है, डेडिकेटेड फंड है, 17 से 18 में आपने बनाया था। कॉर्पस था 1 लाख करोड़ का फॉर 5 ईयर्स, उसका क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? ठीक से इस्तेमाल करो उसका। फास्टर डिप्लॉयमेंट करो लिंक हॉफमैन बस का कोचेस का, ताकि वो सेफ़ कोचेज़ हों। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कोचेज़ होते हैं, ये ओल्डर वाले से ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक आपका सस्पेंशन सिस्टम होता है, सेंटर बफर कुपलिंग सिस्टम होता है, साइड सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर इसका बहुत अच्छा होता है। कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। कवच क्या है? एक तरह का कवच आपका इंडिया का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के अंदर 2012 से चल रहा है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, स्टार्ट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये।
ट्रेन्स को प्रिवेंट करता है। टू पास द सिग्नल, इसमें आपको सिग्नल्स पास करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बजटरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ना, रिकॉर्ड करना, और 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका भी ज़रूरत है। कवच सिस्टम को बनाना ज़रूरत है, कुछ मॉडर्नाइजेशंस को एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है कि ट्रैक्स का मेंटेनेंस हो इंडियन रेलवेज़ में, है ना। इंस्पेक्शन करो, ट्रैक्स को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। ब्रिज करो मैनेजमेंट सिस्टम को, अनमैन्ड क्रॉसिंग्स को रिमूव करो, ठीक है ना, एलिमिनेट करो ब्रॉड गॉजेस को, रिलेटेड ऑन ब्रॉड गॉज जो आपके नेटवर्क्स हैं इंडियन रेलवेज से। आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को डिप्लॉय करो आप। तो सजेशंस कुछ रेलवे सेफ्टी के लिए कैग ने भी दिए हैं कि आप ना स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करो आप, कि एलिमिनेट करना है एक्सीडेंट इंक्वायरीज़ को, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अपना करो आप। एटीट्यूडनल चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेयर्ड कमिटमेंट के साथ काम करो। क्यों गैप आ रहा है हायर अथॉरिटीज़ और लोअर अथॉरिटीज़ के बीच में? कोऑर्डिनेशन बिठाओ, कम्युनिकेशन का गैप ना आए। हैबिटेशन रिड्यूस करो नियर ट्रैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग पे काम करो, ऑटोमेटिक लॉकिंग करो डोर्स की। एंड आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक ऑफ रोड सेफ्टी। देखो जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स, जो आपके स्पॉट होते हैं नेशनल हाईवेज़ पे, इंप्लीमेंट करना शॉर्ट टर्म मेजर्स पे। इसके डायरेक्टर्स को अंडरटेक करने को बोला है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स, है ना, स्पॉट्स जो आपके हैं ऑन द ट्यून ऑफ 10 लाख पर स्पॉट। हर एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स पे बोला गया कि रिकमेंड करा जा रहा है कि स्टेट पुलिस चीफ जाए, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का जो वहाँ पर मेंबर है वो जाए। शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए बोला गया कि इसकी कॉस्ट मोर देन 10 लाख होगी और अप टू आपका 25 लाख तक भी जा सकती है। ब्लैक स्पॉट देखो होते क्या हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, ब्लैक स्पॉट कैसे आ जाता है? 500 मीटर स्ट्रेच जो हुआ है वो नेशनल हाईवे पे, जहाँ पर 5 रोड एक्सीडेंट हो गए मान लो, जहाँ फैटिलिटीज़ हो गई, ग्रीवेंसेस इंजरीज है ना बहुत ज़्यादा, पास 3 ईयर्स से अगर कहीं हो रही हो, या 10 फैटिलिटीज़ इन टोटल 3 साल में आ गई हूँ, तो ऐसे अगर कुछ नज़र आ रहा है ना, तो उसी जगह को ब्लैक स्पॉट का नाम दिया जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवेज़ पर। तो ये सब वहीं से गाइडलाइंस उसके लिए ही उठाई जा रही हैं बच्चों। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए यहाँ पर ना पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, लाइक जेब्रा क्रॉसिंग, एडवांस करना वार्निंग साइंस को, क्रैश बैरियर्स को, ठीक है। तो इसमें डेटा बैंक है कि मोर देन 4.12 लाख रोड एक्सीडेंट्स हैं 2021 में, क्लेम्ड 1.5 लाख लाइफ्स। अब ना कुछ ना फैक्टर्स हैं जो ना रोड एक्सीडेंट्स को ड्राइव करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? रोड एनवायरनमेंट फैक्टर्स, यानी कि ना पुअर डिज़ाइंस हैं। जो हाईवे बने हैं ना वो हैपाजार्ड तरीके से बना दिए गए हैं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं, कुछ परमिट स्पीडिंग नहीं, कुछ है ही नहीं। उससे ये बहुत ज़्यादा एडुकेट साइनेज है, रोड मार्किंग कुछ है ही नहीं, इनकरेक्ट लोकेशंस हैं, स्पीड ब्रेकर्स टूटे फूटे पूरे कंस्ट्रक्टेड हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। उसके बाद जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है ना सड़कों पर, उसमें उन्होंने रोड मार्किंग या लैक ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से उन्होंने वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। हैवी रेन आ गया, डेंस फॉग हो गई, हेल स्टॉर्म्स गिर पड़े, स्लिपरी हो जाती है रोड। इंक्रोचमेंट ऑफ साइड वॉक्स, नॉट बीइंग एबल फॉर पेडेस्ट्रियन यूज़ के लिए वो रह ही नहीं जाता है। एज ऑफ व्हीकल भी बहुत मैटर करती है ना। बोल्ड व्हीकल हो गया बहुत ज़्यादा तो वो ब्रेक डाउन मेल फंक्शनिंग आपको पता है, उसके टायर फट गया, रोड में कोलैप्स कर गया, ब्रेक उसके खराब हुए, इस लाइक ह्यूमन ओवरलोडिंग करके चल रहे हो आप, हेलमेट नहीं लगा रहे हो आप, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग कर रहे हो, रोड रेजिंग की कोशिश कर रहे हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो देखो हमने कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 का, हमारा नेशनल रोड सेफ्टी एक्ट है, हमारा कई सारे हमने काम किए हैं, बट ना इम्प्लीमेंटेशन में हम चूक जाते हैं। हमारा रोड इन्वायरमेंट कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा, वेल डिज़ाइन नहीं बनाते हैं हम। स्लोअर मूविंग ट्रैफिक के लिए कैसा हो, मर्जिंग वाले हाईवेज़ के लिए कैसा हो, एक्सीडेंट ऑडिट में हमने ऑडिट को उसको ठीक से आइडेंटिफाई करना, प्रोन जोन्स कौन कौन से हैं, क्रैश बैरियर्स, पैरापेट चेक करना, इम्प्रूविंग व्हीकल्स के बारे में समझना। उसके बाद आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना की बहुत ज़रूरत है आपको। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो आपने लगाई है, जो भी ओल्ड अनफिट व्हीकल है सड़कों के लिए उसको बंद करो। ह्यूमन बिहेवियर को सुधारो, उनको बताओ सीट बेल्ट पहननी है, नहीं पहना तो लगाओ चलान। इम्प्रूव करो रेगुलेशंस को, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग नॉर्म्स बनाओ आप। तो यूनाइटेड नेशंस ने ना 2021 से 2030 तक को एक डिकेड दे रखा है ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। ये आपको पेपर में ज़रूर लिखना है कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड 2021 से 30 एज अ डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी दैट टारगेट्स ऑफ प्रिवेंटिंग एटलीस्ट 50% रोड एंड ट्रैफिक डेथ्स को, इंजरीज़ को बाय 2030 ख़त्म करना चाहता है।
इसीलिए इंडिया को अगर इस गोल तक पहुंचना है तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच को अपनाना ही होगा। आपको भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि हमें कुछ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, और वो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच गाइस क्या होगी? वी हैव टू फॉलो ऑल दिस, वी हैव टू इम्प्रूव रोड एक्सीडेंट्स, वी हैव टू डिज़ाइन द रोड्स इन सच अ वे सो दैट वी शुड हैव सेग्रीगेशंस करना है, हाई मोबिलिटी वाले कहाँ हैं, स्लोअर मूविंग ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, ये सब चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। So guys, this is all for today. Short will be covered in the short only. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. If you have any doubt related to any of the article, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.